नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने तस्करी गैंग का किया भांडाफोड़। 1.28 करोड़ रुपए का गोल्ड हुआ बरामद। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीरिया संकट के बीच हाई अलर्ट पर भारतीय शांति सैनिक, यूएन मिशन के तहत बढ़ाई सुरक्षा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, इसे परिवारवादियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। और खबर में आगे जिक्र होगा कि मिडिल ईस्ट के सम्मेलन में जयशंकर पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा खेला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा तथा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि कीव 1000 दिनों से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहेगा। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते से स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप ने अपने सोशल मंच पर एक पोस्ट में दावा किया कि रूस और यूक्रेन दोनों ने एक ऐसे युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहुत से लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। ट्रंप की ये टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने तस्करी गैंग का किया भांडाफोड़। 1.28 करोड़ रुपए का गोल्ड किया बरामद। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक तस्करी गैंग का भांडाफोड़ किया है। यहाँ एक इनपुट के बाद जवानों ने एक स्कूटी सवार को रोका था, जिसके पास से 12 सोने की बिस्किट और 2 सोने की बार्स मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है जो इस तस्करी में शामिल थे। कुल जब्त सोने का वजन 1.67 किलो है और अनुमानित बाजार मूल्य 1.28 करोड़ रुपए है। दरअसल रविवार को सीमा चौकी पुत्तिखाली के जवानों को सोने की तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध क्षेत्र में विशेष घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बीएसएफ जवानों ने एक बाइक सवार को रोका। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति गेदे से सोने का सामान लेकर आ रहा था और वो उसे राणा घाट में आगे भेजने के लिए ले जाएंगे। बीएसएफ जवानों ने रोड से स्कूटी पर आ रहे तीसरे व्यक्ति को भी देखा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीरिया संकट के बीच हाई अलर्ट पर भारतीय शांति सैनिक, यूएन मिशन के तहत बढ़ाई सुरक्षा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में बढ़ती अस्थिरता के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना के 10 अधिकारी, 11 जेसीओ और 124 जवान संयुक्त राष्ट्र के डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स का हिस्सा है और अस्थिर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा स्थिति बिगड़ने पर भारतीय सैनिकों की निकासी की योजना तैयार की जा रही है। भारतीय सेना लगातार संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में है ताकि अपने जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सूत्र बताते हैं कि यदि सीरिया में हालात और खराब होते हैं तो भारतीय सैनिकों को पड़ोसी देश इजराइल ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बीच सैनिकों को नियंत्रित क्षेत्रों में रहने की सलाह दी गई ताकि जोखिम को कम किया जा सके। यह कदम संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत उठाया गया है, जो कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जून 1974 से संचालित यूएनडीओएफ मिशन का उद्देश्य इजराइल और सीरिया के बीच युद्ध विराम बनाए रखना, उनकी सेनाओं के बीच अलगाव सुनिश्चित करना और हथियारों की सीमाओं का पालन करना है। ये मिशन एरिया ऑफ सेपरेशन में कार्य करता है, जो एक 80 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर से 8 किलोमीटर तक चौड़ा क्षेत्र है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे, इसे परिवारवादियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश निर्माण के हर क्षेत्र में युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि अब राजनीति को उन लोगों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता जो इसे अपने परिवार की संपत्ति मानते हैं। प्रधानमंत्री ने 2025 में इस दिशा में एक नई
शुरुआत करने की बात कही। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रामकृष्ण आश्रम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार करना होगा। आज जैसे तकनीकों और अन्य क्षेत्रों में हमारे युवा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे ही राजनीति में भी युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए। हम राजनीति को परिवारवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। अब हम राजनीति को अपने परिवार की जागीर समझने वालों के हवाले नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम 2025 में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 2025 को युवाओं के संवाद कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। इसमें देश भर से 2000 चयनित युवा आमंत्रित किए जाएंगे। करोड़ों युवा इस कार्यक्रम में तकनीकी माध्यम से भाग लेंगे। इस दौरान विकसित भारत के संकल्प पर युवाओं के दृष्टिकोण से चर्चा की जाएगी। समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे विकसित भारत का संकल्प, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिडिल ईस्ट के सम्मेलन में जयशंकर पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिडिल ईस्ट के महत्वपूर्ण देश बहरीन में वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंचे। एक दिन पहले जयशंकर मिडिल ईस्ट के एक और देश कतर में थे, जहां उन्होंने दोहा फोरम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने ऐसी बातें कही जिसे सुनकर दुनिया में केवल एक देश बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंस गया है। उस देश का नाम है पाकिस्तान। जहाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट के सम्मेलन में जयशंकर को देखकर पाकिस्तान का दुख खत्म नहीं हो रहा है। कतर में हुए दोहा फोरम में जयशंकर ने हिस्सा लिया। यहाँ दुनिया भर में फैली समस्याओं की बात हुई। ये सब देखकर पाकिस्तानियों के चेहरे पर सांप लौटने लगा। एक वक्त था जब पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देश भाव देते थे। पाकिस्तान को खाड़ी देश अपने मुद्दे में इसलिए शामिल करते थे क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम देश है। हालांकि अब वक्त बदल गया है और मजहब से ज़्यादा कूटनीति और इकोनॉमी की बात हो रही है। दोहा फोरम के प्लेटफॉर्म में जयशंकर ने भारत सहित दुनिया के 125 देशों की बात रखी। ये वो देश है जो दुनिया में चल रहे युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल लेबनान गाजा की जंग। जयशंकर अपनी डिप्लोमेसी के सहारे दुनिया का टेम्परेचर ठंडा करने की तैयारी में है, लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया में शांति का कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही दुनिया को अशांत करने की बड़ी वजह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर भारत 185 हो गई है देश में धन कुबेरों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, भारत भले ही एक विकासशील देश है, लेकिन अरबपतियों की संख्या के मामले में यह अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 835 और चीन में 427 है। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पिछले एक साल 21% की बढ़ोतरी के साथ 32 नए लोग भारत में अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं, जबकि 2015 में इस आंकड़े में 123% का उछाल आया है। भारत में बीते एक साल में अरबपतियों की कुल संपत्ति 42.1% की उछाल के साथ 905.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर हल्की बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में कोहरा। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ अब तापमान और गिर रहा है। जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय क्षेत्र समेत कश्मीर के अधिकांश पहाड़ों पर शनिवार की रात से रविवार सुबह तक हिमपात हुआ। पीर पंजाल की पहाड़ों समेत मुगल रोड पर पीर की गली क्षेत्र में काफ़ी बर्फ गिरी। किश्तवाड़ जिले में पारा -4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और ये प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी कुछ क्षेत्र में हिमपात हो सकता है। उधर पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों में रविवार की सुबह से ही बर्फबारी हुई। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र से के दूर दराज क्षेत्र में भी हिमपात हुआ। मुगल रोड पर पीर की गली के नज़दीक 2 से 3 इंच तक बर्फबारी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। एमएसपी को लेकर संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री का बयान उस समय आया जब किसानों ने मांगों के एक चार्टर के साथ दिल्ली तक मार्च किया, जिसमें फसलों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी शामिल थी। चौहान ने कहा कि मैं आपके माध्यम से सदन की आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी तब दिया जाता है जब कोई फसल एमएसपी
एमएसपी से कम दाम पर बेची जाती है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। हमने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर फसल खरीदने का भी काम किया है। मोदी सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए चौहान ने कहा कि 2019 के बाद से एमएसपी की गणना उत्पादन लागत पर 50% लाभ को शामिल करने के लिए की गई है, जिससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों से की और आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, बीकानेर में गुब्बारा मिलने से हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में एक बार फिर पाकिस्तान से उड़कर आया गुब्बारा मिला है। सीमा पर पड़ोसी देश द्वारा लगातार इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। इससे पहले भी कई बार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान से गुब्बारे उड़कर भेजे गए थे। हालांकि हालिया घटना में एक और गुब्बारा पाकिस्तान से आया है। बीते एक महीने में ये लगातार तीसरी घटना है और इसको लेकर पुलिस, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। खाजूवाला क्षेत्र में 26 बीडी खेत में शनिवार रात को एक संदिग्ध हरे और सफेद रंग का गुब्बारा मिला, जिस पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। यह गुब्बारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में मिला है। गुब्बारे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत खाजूवाला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सूचना दी। बीएसएफ और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे की जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामले की संख्या 188 पहुंची। पूर्व पीएम ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जहां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की और उस पर तानाशाही का आरोप लगाया। खान ने के खिलाफ अब तक कुल 188 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उनका ये बयान तब सामने आया है जब गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में यह आंकड़े पेश किए। ये याचिका इमरान खान की बहन नूरी नियाजी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के खिलाफ चल रहे मामलों की जानकारी मांगी थी। इमरान खान के खिलाफ देश भर में विभिन्न जगहों पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं। पंजाब में उनके खिलाफ 90 मामले हैं, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मामले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 7 जांचें शुरू कर दी हैं और 3 और मामले भी दर्ज किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया भर के समुद्र में मछलियां लूट रहे चीन का बड़ा झटका। सोमालियाई डकैतों ने चीनी जहाज पर कर लिया कब्जा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर के समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे चीन को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर सोमालिया के तट पर समुद्री डाकुओं ने एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। क्षेत्र में सक्रिय यूरोपीय संघ के समुद्री डकैती विरोध बल ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। यूरोपीय संघ के नौसेना बल ऑपरेशन अटलांटा ने एक बयान में कहा कि जहाज पर 18 चालक दल के सदस्य थे, जिन्हें समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। यूरोपीय बल ने कहा कि चालक दल का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ है। बल ने सोमालिया के पूर्वोत्तर पुंटलैंड क्षेत्र में पुलिस के एक अलर्ट पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कहा गया था कि तट से दूर एक चीनी जहाज का अपहरण कर लिया गया है। चीन ने अभी तक इस स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बढ़ गया पीएम आवास योजना का दायरा, अब टेलीफोन और बाइक वालों को भी मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किए गए जरूरी बदलावों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि पीएम आवास ग्रामीण योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब जनों को मिले, इसके लिए योजना की पात्रता के नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन विदिशा जिले में बेहतर ढंग से हो, इसकी अपेक्षाएं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से व्यक्त की। अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से सब मिलकर योजनाओं का निरीक्षण करें और पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित हो सके, इसका प्रयत्न करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतलहर के बीच बदलेगा मौसम, दिल्ली, यूपी, बिहार में बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड काफ़ी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से शीतलहर चल रही है। राजस्थान में कई शहरों में शीतलहर या येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अब तो सुबह सुबह पानी में हाथ डालने में डर लगने लगा है। मौसम विभाग ने रविवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को बारिश के आसार हैं। इसके बाद सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। तापमान में गिरावट का सिलसिला 10 सितंबर को भी जारी रहेगा और कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को काफ़ी ठंड महसूस होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में योगी सरकार के प्रयास का दिखने लगा असर, पराली जलाने के मामले में आई गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में पराली को लेकर योगी सरकार ने जो प्रयास किए थे उसका असर साफ दिखने लगा है। योगी सरकार के प्रयास के चलते पिछले 7 साल में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश में पराली जलाने के 8,784 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वर्ष 2023 में 3,996 ही मामले सामने आए हैं। अगर पिछले 7 वर्षों में नजर डालें तो पराली जलाने के 4,788 मामलों में कमी दर्ज की गई है। योगी सरकार की नीतियों के जरिए प्रदेश के अन्नदाता पराली को जलाने की जगह उससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सुधार हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष ईवीएम के बारे में लोगों को गुमराह करना बंद करे, जनादेश स्वीकारे, एकनाथ शिंदे का बयान। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में लोगों को गुमराह करने और जनादेश को स्वीकार न करने का आरोप लगाया। शिंदे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 20 नवंबर को संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने काम की वजह से जीत हासिल की है। इसीलिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी को जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और विकास कार्यों में सरकार का समर्थन करना चाहिए। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था और 23 नवंबर को नतीजे आए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना और शरद पवार नीत राकांपा के विपक्षी गठबंधन को केवल 46 सीटें मिली थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की बादशाह, देश का सबसे बड़ा योगदान। जी हाँ दोस्तों, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के कुल 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन में 16% योगदान के साथ शीर्ष स्थान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पशुपालकों के प्रति संवेदनशील नीतियों और डेयरी सेक्टर को दिए गए प्रोत्साहन से राज्य ने इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश लगातार दूध उत्पादन में देश का नेतृत्व कर रहा है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल दूध उत्पादन में प्रदेश का योगदान 16% है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब क्रमशः उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 दिसंबर को प्रयागराज में 3.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी, 7,000 करोड़ का देंगे तोहफा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को लगभग 3.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे। पीएम सुबह 11 बजे आएंगे और 2:30 बजे प्रयागराज से रवाना होंगे। इस दौरान वो राज्य सरकार की 3800 करोड़ और केंद्र सरकार की लगभग 3200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण को इन परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी काम दिन रात लगकर पूरे कराएं, किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम ने कहा कि ये सबसे बड़ा और अति महत्वपूर्ण आयोजन है, अफसर खुद एक एक काम की मॉनिटरिंग करें। इस बैठक में स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री ना तो श्रृंगेरपुर जाएंगे और ना ही भारद्वाज कॉरिडोर देखेंगे। सभी परियोजनाओं को लोकार्पण संगम क्षेत्र से ही बटन दबाकर करेंगे। बैठक में पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, डीएम महाकुंभ नगर विजय विश्वास पंत, डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मानदड़ आदि अफसर मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन का इंतजाम करने आज रूस जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएनएस सुशील को नौसेना में करेंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वह भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण देखेंगे और अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के साथ सैन्य साजो सामान के सह उत्पादन में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर बातचीत करेंगे। रूस निर्मित
निर्मित बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसिल को सोमवार को तटीय शहर कालिनिनग्राद में जलावतरण किया जाएगा। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से बढ़ा टकराव, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में उतारी सेना, जिसके बाद समुद्र में मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ अमेरिका, जापान और फिलीपींस का टकराव और भी बढ़ गया है। लगातार बढ़ते तनाव के मद्देनजर शुक्रवार को अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर एक टोही विमान तैनात कर दिया, जबकि जापान और फिलीपींस ने नौसेना के जहाज भेज दिए। इससे समुद्र में खलबली मच गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही मित्र देशों की सेनाओं ने फिलीपींस के गश्ती जहाजों, चीनी तटरक्षक जहाजों की कार्रवाई की निंदा की थी। अमेरिका हिंद प्रशांत कमान ने कहा कि फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मित्र देशों और सहयोगियों द्वारा नौवहन और ऊपर उड़ान की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने तथा समुद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए संयुक्त गश्त आयोजित की गई थी। फिलीपींस के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि गश्ती स्कारबोरो शोल से लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर आयोजित की गई थी, जो उत्तर पश्चिम फिलीपींस से दूर बीजिंग और मनीला के बीच विवाद वाला मछली पकड़ने का क्षेत्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से चीन ने बढ़ा दिया है टकराव, उसके बाद अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में सेना उतार दी है।